चलिए आवाज आ रही है बच्चों? इधर आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों? यस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, फिर इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए बच्चों, मैथमेटिकल रिलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल रिलेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ये आप लोगों को भी पता होगा, पता है नहीं पता? सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा पी। ये हमारे पास है मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। क्या है? मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में। ये डेल्टा एक्स है पोजीशन में अनसर्टेनिटी। मतलब क्या है देखिए, जैसे किसी का भी एक का मतलब बताऊं, डेल्टा पी का मतलब मैं आपको बताऊं। किसी बालक ने कहा कि किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम मान लीजिए 2 kg/s है, इसने कहा। इस बालक ने कहा उस पार्टिकल का जो मोमेंटम है मान लीजिए 6 kg/s है। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी आ रही? इसने कहा 2, इसने कहा 6, अनसर्टेनिटी कितनी? 4। अनसर्टेनिटी मतलब क्या आ गया? ये एरर। कभी भी मैं वर्ड यूज लू अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब एरर। उसके मेजरमेंट में हमारे पास आ रही है बच्चों एरर, कुछ एरर आ रही है। तो थोड़ी बहुत एरर हमारे पास होती है। ये एरर जो है अनसर्टेनिटी वो है मोमेंटम में। ऐसे ही पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी हमारे पास होती है। एक्स बराबर हो सकता है पार्टिकल 5 पर मिले, किसी ने कहा एक्स बराबर 8 पर है, तो अनसर्टेनिटी आ रही है 3 की। ये है डेल्टा एक्स, पोजीशन में अनसर्टेनिटी। और दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास h/4 पाई के बराबर या फिर हमारे पास से ज्यादा होता है। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो ये कहता है कि मतलब थोड़ी थोड़ी सी एरर दोनों में आती है। पोजीशन के मेजरमेंट में भी थोड़ी एरर आती है, मोमेंटम के मेजरमेंट में भी थोड़ी एरर आती है, और दोनों एरर का प्रोडक्ट h/4 पाई के बराबर या इससे ज्यादा ही होता है हमारे पास। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसने कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल एट सेम टाइम एग्जैक्टली। किसी भी एक समय पर एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन आप नहीं बता सकते। सर क्यों नहीं बताया जा सकता? तो समझिए, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे अगर अपन बात करें केस फर्स्ट, एनसीईआरटी का पूरा पेज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर आपने एग्जैक्ट मोमेंटम बता दिया, मतलब आपने पी फिक्स कर दिया, फिक्स है मतलब फाइनाइट, मेजरेबल है। पी की वैल्यू आपने अगर फिक्स बता दी कि इतना है मोमेंटम हमारे पास उस पार्टिकल का। इसने कहा एग्जैक्ट मोमेंटम 2 kg/s। इस बालक से कहा, इसने भी कहा मोमेंटम है 2 kg/s। तो क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों डेल्टा पी कितना होगा? 0। एग्जैक्ट, इसने कहा 2, इसने भी कहा 2, तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी? 0। अनसर्टेनिटी मतलब एरर। मेजरमेंट में एरर कितनी आई? 0। अगर आपने एग्जैक्ट मोमेंटम बता दिया तो आपके पास डेल्टा पी आ गया 0। और अगर डेल्टा पी की वैल्यू 0 है तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई इंटू डेल्टा पी। अच्छा, अगर डेल्टा पी 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट। तो हमारे पास बच्चों डेल्टा एक्स आ जाएगा इनफाइनाइट। उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमारे पास जो है वो आ रही है बच्चों इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड। तो आप देखिए, अगर आपने उस पार्टिकल का मोमेंटम एग्जैक्ट बता दिया तो आप उस पार्टिकल की पोजीशन नहीं बता सकते, अनडिफाइंड होगी, वो नहीं बताया सकता। एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम किसी भी एक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पर नहीं बताया जा सकता। मोमेंटम बता दिया तो पोजीशन नहीं बता पा रहे। अगर हम यहां पर बात करें, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p इज इक्वल टू h/mv। अगर आपने उस पार्टिकल का मोमेंटम फिक्स करना चाहा, एग्जैक्ट मोमेंटम बता दिया, इसका मतलब h और m तो फिक्स होते ही है हमारे पास, आपने उसका v भी क्या कर दिया? फिक्स। मोमेंटम फिक्स है, मास तो फिक्स होता है, उसकी वेलोसिटी भी आपने कर दी फिक्स। इसका मतलब अगर आपने उस पार्टिकल का मोमेंटम फिक्स कर दिया है तो उसके साथ एसोसिएट वेवलेंथ भी क्या हो गई है? फिक्स। मतलब उस पार्टिकल के साथ वेवलेंथ किसकी होती? वेव। मतलब उस पार्टिकल के साथ कोई ना कोई वेव तो एसोसिएट होगी। और मोमेंटम फिक्स है तो एम तो फिक्स होता ही, वी उसकी वेलोसिटी फिक्स है, मतलब वो पार्टिकल
जिसका आपने मोमेंटम फिक्स करना चाहा है, उसका मोमेंटम अगर फिक्स है तो उसके साथ एक फिक्स वेवलेंथ एसोसिएट होगी, वो पार्टिकल एक फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, पर कहां मूव कर रहा है ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपने पोजीशन अनडिफाइंड हो चुकी है, आपने मोमेंटम अगर फिक्स करना चाहा। तो अगर अपन यहां पर बात करें बच्चों, उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होनी चाहिए वो कुछ इस तरह की वेव एसोसिएट होनी चाहिए, एक फिक्स वेवलेंथ एसोसिएट होगी उस पार्टिकल के साथ, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की एक फिक्स वेवलेंथ एसोसिएट होगी उस पार्टिकल के साथ, क्योंकि मोमेंटम अगर आपने फिक्स करना चाहे तो उस पार्टिकल की वेवलेंथ फिक्स होगी, वो पार्टिकल एक वेव की फॉर्म में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, पर कहां मूव कर रहा है ये नहीं बता सकते। वो पार्टिकल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूरे यूनिवर्स में कहीं भी पाया जा सकता है, पर अगर हम देखें, हम तो जानते हैं वो पार्टिकल यूनिवर्स में तो नहीं घूमता, वो तो एक स्मॉल वॉल्यूम में एक ऑर्बिट में रिवॉल्व होता रहे, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी घूमना ऐसा नहीं होता। वो पार्टिकल अगर अपन बात करें तो उसके साथ ये ऐसा कुछ सोचा गया था कि कुछ ऐसी वेव हमारे पास एसोसिएट होनी चाहिए। अब देखिए, लेकिन रुकना बच्चों, तो उसके पास अगर अपन बात करें तो ऐसी कुछ वेव एसोसिएट होनी चाहिए जो हमारे पास डायग्राम ए में हमारे पास बन रही है। अब देखिए, पर ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास वो जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन अनडिफाइंड हो, वो पूरे यूनिवर्स में घूम रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। या अगर आपने ऐसा चाहा, कैसा चाहा आपने, अगर उसकी पोजीशन फिक्स कर दी तो डेल्टा एक्स कितना होगा, 0। इसने कहा एक्स बराबर 3 पर, एक्स ने भी कहा एक्स बराबर 3 पर, उसके मेजरमेंट में एरर कितनी, 0। अगर डेल्टा एक्स 0 तो डेल्टा पी कितना, इनफाइनाइट, वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा पी इनफाइनाइट। आपने कोई भी एक चीज सर्टेन करना चाहा, अगर आपने मोमेंटम सर्टेन किया तो पोजीशन अनसर्टेन होगी, पोजीशन सर्टेन करना चाहा तो मोमेंटम हमारे पास अनसर्टेन हो गया। कोई भी एक चीज सर्टेन करना चाहोगे दूसरी हमारे पास हो जाएगी बच्चों अनसर्टेन। मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बात तो उसकी बिल्कुल सही थी, एग्जैक्ट मोमेंटम बताओगे तो पोजीशन नहीं बता पा रहे, दोनों को एग्जैक्ट, उसने कहा था इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल एट सेम टाइम एग्जैक्टली, एक ही समय पर पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मतलब उस पार्टिकल के साथ ऐसी वेव तो एसोसिएट होगी या नहीं, नहीं होगी। अरे ऐसी कैसे हो जाएगी, अगर मोमेंटम फिक्स है तो आप पोजीशन नहीं बता पा रहे उस पार्टिकल की, और हम तो पोजीशन जानते हैं, पार्टिकल कहाँ मिलता है, ऑर्बिट में मिलता है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है पूरे इनफाइनाइट पूरे यूनिवर्स में घूमता रहता है कहीं भी वेव की फॉर्म में। भाई आपने अगर मोमेंटम फिक्स करना चाहा तो वेवलेंथ फिक्स होगी, वेवलेंथ फिक्स है तो वो एक पार्टिकल एक वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वेव की फॉर्म में, वेवलेंथ इसकी होती है वेव की, तो वो पार्टिकल कुछ ऐसी वेव एसोसिएट होनी चाहिए ये थी पार्टिकल हमारे पास, हम जानते हैं कि स्मॉल छोटा सा न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व हो रहा होगा डेल्टा वी वॉल्यूम में, न्यूक्लियस हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, स्फेयर की फॉर्म में हमारे पास होता है एटम का, अगर अब बात करें साइज, न्यूक्लियस का भी कुछ ऐसा ही होता है सॉलिड फॉर्म में, किसी वॉल्यूम में, एरिया में भी नहीं, किसी वॉल्यूम में उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा वी में, उसकी कहीं ना कहीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, ये तो हम जानते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें,
अब देखिए केस सेकंड, तो इन्होंने कहा कि ऐसी वेव तो एसोसिएट नहीं होती जो फर्स्ट वाली वेव हमारे पास है, तो फिर कैसी वेव एसोसिएट होती है? इन्होंने कहा किसी पार्टिकल का मोमेंटम फिक्स नहीं बता सकते, एग्जैक्ट मोमेंटम पोजीशन नहीं बता सकते, तो इनका पी फिक्स नहीं होता। इन्होंने कहा, इधर देखिए बच्चों सब, इन्होंने कहा डेल्टा पी फिक्स होता है। उन्होंने कहा पी फिक्स नहीं होता, डेल्टा पी फिक्स होता है। अच्छा अगर पी फिक्स होता तो डेल्टा पी कितना? 0। तो पी फिक्स नहीं है तो डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू 0। अरे पी फिक्स नहीं है तो डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसके मेजरमेंट में डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब उसके मेजरमेंट में थोड़ी एरर है। उसकी मेजरमेंट में एरर तो आएगी थोड़ी बहुत, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इन्होंने कहा एक्स फिक्स नहीं होता, इन्होंने कहा डेल्टा एक्स फिक्स होता है बच्चों। अच्छा अगर एक्स फिक्स होता तो एक्स एग्जैक्ट बता देते तो डेल्टा एक्स कितना? 0, उसके मेजरमेंट में एरर ही नहीं होती। पर एक्स फिक्स नहीं होता, इन्होंने कहा डेल्टा एक्स फिक्स होता है तो डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब उसके पोजीशन के मेजरमेंट में एरर है। इसका मतलब इन्होंने कहा मोमेंटम के मेजरमेंट में भी थोड़ी एरर आती है, पोजीशन के मेजरमेंट में भी थोड़ी एरर आती है, और दोनों एरर का प्रोडक्ट h अपॉन 4 पाई के बराबर आएगा, या इससे ज्यादा ही आएगा, ये हाइजेनबर्ग ने कैलकुलेट कर लिया। अब एक आपके ब्लू बॉक्स में एनसीईआरटी में दे रखा है, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैक्स बॉन्ड पार्टिकल इंटरप्रिटेशन थ्योरी है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाया जाता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनता है। आपके सिलेबस में तो नहीं है, थोड़ा सा एक आइडिया आपके दिया हुआ है, उससे कनेक्ट करता हूँ इस चीज को, ध्यान से देखिए। मैक्स बॉन्ड ने कहा कि हम जानते हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अरे ये तो पता है ना। इसने कहा कि इंटेंसिटी, इसने क्या डिटरमाइन किया? इंटेंसिटी डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल के मिलने की पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसने कहा कि जो इंटेंसिटी वो क्या डिटरमाइन करती है, पढ़ो तो बच्चों। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मींस उस पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताइए यूनिट वॉल्यूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी, यूनिट वॉल्यूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? इंटेंसिटी। अब सुनना, इंटेंसिटी डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी कौन डिसाइड? इंटेंसिटी। और जो इंटेंसिटी डिसाइड करता है वही एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिसाइड करेगा। अरे करेगा या नहीं? तो बताइए यूनिट वॉल्यूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा यूनिट वॉल्यूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर ए स्क्वायर है, तो बताइए डेल्टा वी वॉल्यूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी? ए स्क्वायर इंटू डेल्टा वी। अरे हो गया या नहीं? ये वही केस है, एक टॉफी 2 रुपए की आती है तो दो टॉफी कितने की आएगी? 4। मल्टीप्लाई कर रहे हो या नहीं? तो आप मुझे यहाँ पर बताइए इंटेंसिटी क्या डिटरमाइन करती है, बोली? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मींस उस पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी कौन डिसाइड? इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यूनिट वॉल्यूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर ए स्क्वायर, तो डेल्टा वी वॉल्यूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी ए स्क्वायर डेल्टा वी। क्या इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में मिलने की प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम होती है क्या? कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा। जहां उसके एटॉमिक वाइब्रेशंस हमारे पास ज्यादा मिलेंगे, उसके वेव में वेरिएशन ज्यादा मिलेगा, वहां उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। मतलब इसने कहा कि जहां उस डेल्टा वी वॉल्यूम में उसके एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलेगा, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, और जहां उसका एम्पलीट्यूड कम मिलेगा, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो इसके मतलब उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की तो नहीं होगी। कैसी होगी? वेरिएबल एम्पलीट्यूड की वेव एसोसिएट होगी। जहां उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां उसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। कैसी भी हो सकती है, कहीं पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा और कहीं पर कम। तो फिर उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारे पास होगी वो कैसी होनी चाहिए? क्या उस पार्टिकल की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो ये वाली होगी? क्या उस पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये वाली लोगे, या फिर उस पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये वाली होगी? कौन सी वेवलेंथ लोगे आप? तो ध्यान रखना, उस पार्टिकल की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो इन सब की एवरेज वेवलेंथ होगी, जो कहीं सेंट्रल वेवलेंथ के अराउंड लाई करेगी। जैसे इस बच्चे ने कहा उस पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम, इसने कहा 11, इसने कहा 9 एंगस्ट्रॉम, तो फिर उस पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कौन सी होगी इन सब की? एवरेज। क्योंकि वो ये जो वेव एसोसिएट है, ग्रुप ऑफ वेव्स है, उसके रेफरेंस में इसको वेव पैकेट नाम दिया है। ये जो आपके पास उसका उसके साथ एसोसिएट वेव है, ये उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर है तो एक सिंगल पार्टिकल के साथ एसोसिएट वेव, कहीं ना कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और कहीं पर हमारे पास कम है। तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर उसका एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है,
तो हम ये कहते हैं कि उसके साथ ऐसी वाली वेव तो एसोसिएट नहीं होगी, फिर उसके साथ कैसी वेव एसोसिएट होनी चाहिए, इस तरह की वेव एसोसिएट होनी चाहिए, एक वेव पैकेट एसोसिएट होना चाहिए ये हमारे पास, और उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो इन सबकी एवरेज वेवलेंथ होगी हमारे पास, वो उस पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाएगी। तो हमारे पास इसने यही कहा था, इसका स्टेटमेंट यही था कि पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट एक ही टाइम पर आप मोमेंटम या पोजीशन बता सको। नहीं बता सकते तो ऐसी वेव तो नहीं होती जैसा हम मानते थे। कब? जब हमने कौन सा पढ़ा था, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन एक्सप्लेन की थी, डी ब्रोगली ने, याद आ रहा है? तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व होता था तो क्या आप ऐसी वेव मानते थे या नहीं? तो हाइजेनबर्ग ने कहा ऐसी वेव नहीं होती, उसने कहा ऐसी वेव एसोसिएट होती है, इसने इसमें करेक्शन किया। इसने कहा अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है ना तो हमारे पास ये वेव का एक पैकेट, एक बंडल उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट होता है, वो रिवॉल्व हमारे पास होता है उस पार्टिकल के साथ, न कि हमारे पास ऐसी वेव उसके साथ एसोसिएट होती है। ऐसी वेव कुछ होनी चाहिए। एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, लिखा हुआ है एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, क्योंकि अगर मोमेंटम बता दिया पोजीशन नहीं बता पा रहे। एग्जैक्ट एक ही टाइम पर मोमेंटम और पोजीशन हम डिफाइन नहीं कर सकते उस पार्टिकल का, तो उन्होंने कहा कि नहीं बता सकते तो फिर पहली वाली वेव तो नहीं होनी चाहिए, सेकंड वेव एसोसिएट होनी चाहिए उसके साथ। मतलब उसके मेजरमेंट में मोमेंटम में थोड़ी सी एरर होती है, थोड़ी सी पोजीशन में भी एरर आती है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, और दोनों एरर का प्रोडक्ट हमेशा h/4 के बराबर या इससे ज्यादा होगा। कुछ समझ में आई बात? इस पर बेस्ड आपके जो ये एनसीईआरटी में दे रखा है ब्लू बॉक्स में, इस पर इस तरह का क्वेश्चन बनेगा आपके, आपसे कह देगा इफ साई इज द एम्पलीट्यूड, ये क्वेश्चन आ सकता है, इफ साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी पार्टिकल देन आपको चार ऑप्शन देगा, साई की पावर हाफ डेल्टा वी, साई स्क्वायर डेल्टा वी, साई डेल्टा वी, या फिर साई क्यूब डेल्टा वी। आपसे कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल बीइंग फाउंड इन स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा वी इज, क्या आएगा, साई स्क्वायर डेल्टा वी। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ब्लू बॉक्स में आपके एनसीईआरटी में गिवन है। बाकी आज तक इस पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अरे कुछ समझ में आया? तो अब एक काम करिए, ये दोनों डायग्राम बना लिए थे, यहाँ तक लिखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है वो मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ तक फटाफट नोट करें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्पीड से लिखना बच्चों। वेरी गुड, ऑल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा जहाँ ना, निखिल ऐसे आज तक इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है बच्चों, ना आएगा, पर आप लोगों की इच्छा थी कि सर थोड़ा बता दो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दी थी हमने, क्या आया था फॉर्मूला, लैम्डा बराबर H/QVR, बता दिया था ना, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। हाँ सेकंड वाली, बी वाली, और ऐसी ही होती है जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है ना बच्चों, तो इसका वेव का ये पूरा का पूरा बंडल है ना, ये उसके साथ एसोसिएट होता है। उसने सोचा था कि अगर एग्जैक्ट मोमेंटम पोजीशन नहीं बता सकते तो केस वन के अकॉर्डिंग ऐसी होनी चाहिए, पर ऐसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर मोमेंटम बता दिया तो पोजीशन नहीं बता पा रहे। अगर आपने एग्जैक्ट मोमेंटम बता दिया बेटा तो पोजीशन अनडिफाइंड होगी। क्या पार्टिकल पूरे यूनिवर्स में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ऐसी वेव की फॉर्म में रिवॉल्व होगा? कॉन्स्टेंट नहीं। इसलिए फिर ये वाला काम, ऐसी वेव होनी चाहिए उसके वेरिएबल एम्पलीट्यूड की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम नहीं होती मिलने की। सोचा था उसने कि उसका स्टेटमेंट ही यही था। अपन ने तो क्या सोचा है, उसने कहा नहीं बता सकते, अगर बता दे तो क्या होगा, वो फर्स्ट केस है। भाई अपन सोच रहे हैं ना, अपन समझ रहे हैं कि फर्स्ट केस देखें, अगर बता दिया अपन एग्जैक्ट तो कैसी वेव होनी चाहिए, ऐसी, पर होती नहीं है, वो ऐसी होती है। अरे हो गया कंप्लीट। अब देखिए अपना डिस्कशन कहां तक हुआ था, स्टार्ट किया तो था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तीनों एक्सरसाइज होगी। चलो लास्ट में देखेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे ही बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं। कल आपके बैच में थोड़ी क्लास, कल 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 शाम वाले बैच शायद क्लास नहीं लूंगा मैं, परसों से लूंगा आप कंटिन्यू। आज और कल और शादी का दिन है।
अभी मामा के लड़के की शादी है आज, अभी डायरेक्ट खाना खा के यहीं आ रहा हूँ क्लास में। देखो मेस का खाना खा रहे हो, तो अभी लास्ट में जाऊं तो बता देना, मैं आपको बता दूंगा, अगर किसी को खाना खाने आना हो जगह बता दूंगा। पहले पढ़ लेते हैं, देखो तो पूरे के पूरे सारे मत आ जाना, खाना कम बढ़िया एक तो। खाना वाना तो आपको जबरदस्त मिलेगा, मजा। अच्छा पढ़ लेते हैं, अब बताएंगे, अभी शांति रहो, पहले पढ़ लो। अरे तुम क्लासेस छोड़ के मत आ जाना। चलिए अब सुनिए ध्यान से, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेंथी चैप्टर और मजेदार चैप्टर, पूरा न्यूमेरिकल पार्ट। सबसे पहला पॉइंट, बिल्कुल शांत हो जाइए, हाँ हाँ वो पॉइंट लिखो नोट डाल के, वेरी गुड। इफ कैपिटल ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी पार्टिकल, लिखिए बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी लिखिए, नोट डाल के लिखिए। और इधर वाले बच्चे भी जाना चाहते हैं ऑनलाइन, तुम कैसे आओगे बच्चों? ये कह रहे हैं सर हमें भी बताओ। आ जाओगे तुम लोग? ट्रेन से आएंगे, वेरी गुड। तो खाना खाने ट्रेन से आ जाएंगे मतलब? अरे बेटा होटल में जाके वहीं खा लो ना, ट्रेन का पैसा क्यों लगा रहे हो? इफ कैपिटल ए, if capital A is the amplitude of any particle, capital A is the amplitude of any particle, then A square delta V, capital A is the amplitude of any particle, then, नहीं रेडियो एक्टिविटी में नहीं लिखना बेटा ये। अभिषेक ये आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में अभी जो मैंने लास्ट टॉपिक, ओके ओके हाँ। इफ कैपिटल ए इज द एम्पलीट्यूड, मतलब मैटर वेव्स, इसमें मैटर वेव में लास्ट में लिखना है जो अभी पढ़ा था अपन ने। Then A square delta V is the probability of particle. A square into delta V is the probability of particle. Probability of particle. A square delta V is the probability of particle being found in small volume delta V. Being found in small volume delta V. इधर देखिए बच्चों, अब ध्यान से सुनना, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले बता सकता है कोई रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरेल। इधर देखिए, बाद में लिखना बच्चों, पहले इधर देखो, डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरेल। बच्चों थोड़ा सा शांत रहोगे ना तो मैं पढ़ा पाऊंगा आपको, बिल्कुल शांत हो जाइए, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की, अदरवाइज कुछ चीजें एस्केप कर दूंगा मैं अगर बात करते रहोगे तो। क्या कह रहा हूँ नहीं समझ में आ रही बात? बिल्कुल शांत हो जाइए। देखिए हेनरी बैकरेल ने सबसे पहले जिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का पता लगाया वो कौन था? यूरेनियम। इसने क्या कहते हैं, पोटेशियम यूरेमाइल सल्फेट का पीस रखा था, एक ब्लैक पेपर, एक हमारे पास ब्लैक पेपर को वाउंड किया और उसके ऊपर एक पोटेशियम यूरेमाइल सल्फेट का पीस रखा था, और इस फिल्म को डेवलप किया तो इसने इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी, यहाँ से इतने हायर एनर्जी के रेडिएशन बाहर निकले थे, उस ब्लैक पेपर को ही पेनिट्रेट करके थे, और यूरेनियम, पोटेशियम यूरेमाइल सल्फेट से यूरेनियम का कुछ पार्ट उस पर स्टिक हुआ था, और उससे कुछ हायर एनर्जी के रेडिएशंस बाहर निकले वो ब्लैक पेपर को ही पेनिट्रेट करके। ये एक्सपेरिमेंट प्रेजेंस ऑफ लाइट, मीडियम लाइट और डार्क, एब्सेंस ऑफ लाइट मतलब तीनों में करा के देखा। तीनों में इसने एक ही चीज ऑब्जर्व करी कि पोटेशियम यूरेमाइल सल्फेट से यूरेनियम का कुछ पार्ट उस पर स्टिक हो रहा था, उससे इतने हायर एनर्जी के रेडिएशंस बाहर निकल रहे थे कि वो ब्लैक पेपर को ही पेनिट्रेट कर रहे थे। तो इसने कहा नेचर में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने आप रेडिएशंस की फॉर्म में पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं, इस प्रोसेस को नाम दिया गया था रेडियो एक्टिविटी, एंड द सब्सटेंस शोइंग दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उन सब्सटेंस को हमने बोला है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो आप देखिए पोटेशियम यूरेमाइल सल्फेट से सबसे पहले जिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का पता लगा वो था यूरेनियम। बाद में आपने नाम सुना होगा कपल क्यूरी का, नाम सुना है? मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी, इन्होंने एक और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी कर डाली और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे पास था कौन? रेडियम। रेडियम यूरेनियम से 1000 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव पाया गया क्योंकि इसकी जो डीके प्रोसेस होती है वो बाकी सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। कैसी होती है डीके प्रोसेस में, वो सब आगे की बात, वो आगे पढ़ेंगे अपन, रेडियम किस तरह से डीके होता है। तो अगर अपन बात करें और भी नेचर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी हुई, थोरियम, रेडोन, रेडियम, एक्टिनियम, पोलिनियम, और इनको इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया गया। तो आप यहाँ पर देखिए अपन न्यूक्लियर फिजिक्स हो या रेडियो एक्टिविटी हो, दोनों चैप्टर में केवल और केवल न्यूक्लियस की बात करेंगे अपन जनरली, क्योंकि दोनों चैप्टर न्यूक्लियर फिनोमिनन पर बेस्ड है, न्यूक्लियस की बात की जाएगी पूरे चैप्टर में। अगर अपन यहाँ पर एक आइडिया लें थोड़ा सा, तो देखिए अबाउट एटम, आप मुझे बताइए हमारे पास XZA ये कोई एटम है, ठीक है, और आप अच्छे से जानते हो कि न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। वेरी गुड। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर मतलब उसका मास नंबर। अरे होता है या नहीं? अच्छा बताइए एटम के बाहर कौन रिवॉल्व होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं मान लीजिए, ये बन गया हमारे पास एटम। न्यूक्लियस का ऑर्डर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर या फिर 1 फर्मी फेम्टोमीटर, फर्मी ऑर्डर का हमारे पास होता है न्यूक्लियस। और एटम 10⁻⁻10 मीटर, मतलब किस ऑर्डर का? एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है एटम। अगर हम यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। अगर आपको इसमें देखना है प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर देखना, जो एटॉमिक नंबर होगा वही किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमारे पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी अगर आपसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे तो एटॉमिक नंबर Z देख लेना, वही आपके रिप्रेजेंट करेगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को। अगर आपको न्यूट्रॉन चेक करना है तो आप देखिए ये है मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर। और अगर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से ये क्या है? प्रोटॉन्स। अगर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बच्चों? ऐसे नहीं निकालना, दिस माइनस दिस। कैसे निकालना? दिस माइनस दिस। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये तो अपन ने बात की। अब देखिए सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका चाहिए था प्यारा साइंटिस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, और इसने जो एक्सपेरिमेंट किया रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की नेचर को बताने के लिए बच्चों एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड चाहिए था आप लोगों को? कोई भी क्वेश्चन पूछे रदरफोर्ड नाम ले लेते हो आप लोग? नहीं है क्या? फिजिक्स में इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, केमिस्ट्री में भी किए हुए ना, थोड़ा दिन और जिंदा रहता ना। बच गए आप लोग। वैसे बायो में क्या है, इतने सारे वैसे ही, इतनी वैसे ही बहुत ज्यादा वो फास्ट है आपके बायो। देखो ये तो हमने ली बच्चों लेड की शीट, लेड, और यहाँ पर हमने क्या करा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और यहाँ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, मान लीजिए रेडियम, माना मैंने रेडियम यूज किया फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ये बताइए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अपने आप रेडिएशंस की फॉर्म में क्या मीट होंगे? पार्टिकल्स। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। कुछ रेडिएशन ऐसे थे, कैसे थे? ऐसे, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट। अच्छा नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज, इन्हें नाम दे दिया अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल की नेचर पता पड़ी आपको सबसे पहले, कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, वो होते हैं अल्फा पार्टिकल। और कुछ रेडिएशन ऐसे थे, कैसे? ऐसे, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज, और इन्हें क्या नाम दे दिया? बीटा पार्टिकल्स। क्या नाम दिया? और कुछ रेडिएशन ऐसे, कैसे थे? जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट
नहीं हुए, सीधे निकल गए। और इन्हें क्या नाम दे दिया? गामा। इन्हें नाम दे दिया गामा पार्टिकल्स हमारे पास। तो न्यूक्लियस से कितने पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ बाहर निकले? 3। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा की नेचर पॉजिटिव, बीटा और गामा। क्या गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? ईएम वेव है या नहीं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्ट नहीं होता हमारे पास ईएम वेव। न्यूक्लियस से ध्यान रखना, कभी भी कोई भी पार्टिकल डीके हो, न्यूक्लियस से बाहर निकले, उसका अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर, तो ध्यान रखना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होगा। किस ऑर्डर का? मेगा इलेक्ट्रॉन होता ही है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होता है। इतना हाई एनर्जेटिक पार्टिकल हमारे पास होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से जब पार्टिकल निकलता है तो उस टाइम क्या होता है? मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे बहुत कम मास बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो हमारे पास वहां मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अच्छा, लेड का बॉक्स क्यों? क्योंकि लेड रेडिएशन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन का काम करता है। यहाँ से जो रेडिएशंस बाहर निकलेंगे उससे प्रोटेक्ट करेगा ये बॉक्स आपको, रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। तो ये इसलिए हमने यहाँ पर लेड यूज लिया। आप यहाँ पर देखिए, ये तो रदरफोर्ड ने केवल रेडिएशंस की नेचर बताने के लिए किया था कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में एक पॉइंट आपके दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। पॉइंट्स टू पॉइंटर में एक पॉइंट आपके पास है। अच्छा, एक ग्राफ आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, ये ग्राफ डिटेल में आपको वहां बताएंगे। अभी केवल ये बता रहा हूं इस ग्राफ से कि रेडियो एक्टिविटी होने का कारण क्या है। एक ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ ग्राफ, और आपने देखा होगा ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था, कुछ देखा हुआ है। यहां पर कौन था? आयरन 2656, और इसकी ईबीएन आई थी प्रैक्टिकली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे आती है वो सब आगे की बात, मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि प्रैक्टिकली 8.8 ही क्यों आई थी। और आप ये भी देखोगे वहां पर इस कर्व को आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों एनसीईआरटी में। एक तो मास नंबर 30 और यहाँ है मास नंबर 170। ठीक है, मास नंबर 30 जो है, इससे कम वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं इनको बोलते हैं स्मॉल साइज न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? बोलिए। स्मॉल साइज न्यूक्लियाई। 30 से 170 वालों को मीडियम साइज न्यूक्लियाई, और 170 के बाद लार्ज साइज न्यूक्लियाई। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। 30 से कम स्मॉल, 30 से 170, 170 के बाद लार्ज साइज न्यूक्लियाई हमारे पास। वहां आपको ये भी बताया जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स में, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन समझाएंगे कि जिसकी ईबीएन सबसे ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल सारे एलिमेंट्स में कौन? आयरन। ऐसा क्यों होता है बताएंगे, हर चीज का रीजन आपको वहां दिया जाएगा। अभी आप ये देख लीजिए, मान लो केवल अभी तो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है आयरन। हर जना आयरन के जैसा मैक्सिमम स्टेबल बनना चाहता है। तो यहाँ पर जो लार्ज साइज न्यूक्लियर, इनका मास नंबर 170 के बाद आता है। यहाँ जो भी है यूरेनियम, थोरियम, रेडोन, रेडियम, एक्टिनियम, पोलिनियम जो भी है, तो ये भी क्या करना चाहते हैं बच्चों? आयरन के जैसा मैक्सिमम स्टेबल बनना चाहते हैं। अगर इनको आयरन के जैसा मैक्सिमम स्टेबल बनना है तो ये क्या करेंगे? अपने मास को कम करेंगे। कम करेंगे, बढ़ाएंगे? कम करेंगे। और ये अपने मास को याद है कम कैसे करते हैं? अपने आप स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस की फॉर्म में पार्टिकल्स का एमिशन। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिव फिजन। नहीं होता है ये, कभी भी ध्यान रखना, फिजन अलग चीज है। फिजन तो करवाया जाता है न्यूट्रॉन का अटैक करवा के। वो जो अनस्टेबल, देखो अनस्टेबल दो तरह के होते हैं, एक तो रेडियो एक्टिव होते हैं जो अपने आप डीके हो, और एक इनको हम ब्रेक करें, ठीक है ना, फिजन करवाएं, वो अलग होते हैं। कुछ रेडियो, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं अनस्टेबल दो तरह के। एक तो अनस्टेबल जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो रेडियो एक्टिव होंगे, और एक वो जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है। हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है तो उनको डीके होने में बहुत टाइम लगेगा, तो आपके लिए तो बेकार है वो। तो अगर हमें एनर्जी प्रोडक्शन करना है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है, तो फिर ऐसे सब्सटेंस की हाफ लाइफ बहुत बहुत ज्यादा होती है, उनका हम फ्यूजन कराते हैं। जैसे उनमें से एक यूरेनियम 238 है। फ्यूजन नहीं, यूरेनियम नहीं है, सॉरी, उनमें से आपके पास है यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 तो फास्ट डीके होता है हमारे पास, वो तो रेडियो एक्टिव है। इसका आइसोटोप होता है 235। ये आसानी से डीके नहीं होता, इसको फिजन करवाना पड़ता है, फिर ब्रेक करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दो तरह के अनस्टेबल होते हैं, ध्यान रखना। फिजन अपने आप नहीं होता, करवाना पड़ता है, और रेडियो एक्टिविटी अपने आप होती है स्टेबिलिटी के लिए। तो हमारे पास अगर बात करें यहाँ पर हाईली अनस्टेबल जो होंगे,
अगर इनको आयरन के जैसा बनना है तो उनको बच्चों अपने मास को क्या करना पड़ेगा, कम। और याद है अपने मास को कम कैसे करते हैं, अपने आप रेडिएशन की फॉर्म में पार्टिकल इमिट करेंगे, और यही प्रोसेस क्या कहलाती, रेडियो एक्टिविटी। Spontaneous emission of radiation from the unstable nucleus process known as radioactivity, and the substance showing this property is known as radioactive substance. तो मुझे बताइए ये आयरन में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, स्टेबिलिटी के। तो रेडियो एक्टिविटी होने का कारण क्या है, स्टेबिलिटी। तो क्या कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी शो कर सकता है, कोई स्टेबल कर सकता है, ध्यान रखना, ओनली अनस्टेबल न्यूक्लियर एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी। जो अनस्टेबल होगा वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसा शो करेगा। तो अपन यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों स्टेबिलिटी की। देखिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात करें तो आपके पॉइंट्स टू पॉइंटर में एक पॉइंट दिया हुआ है कि आप क्या करिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो चेक करिए, n/p का रेशियो। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो लाइट साइज या स्मॉल साइज न्यूक्लियाई भी आप उनको बोलते हो, उनके लिए यह रेशियो हमारे पास आता है 1 से 1.2 के बीच में, उन्हें स्टेबल माना जाए। स्मॉल साइज न्यूक्लियाई या इनको लाइट साइज न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, और मीडियम साइज को भी आप इससे चेक कर सकते हो। मीडियम का मतलब समझ रहे हो, 30 से 170। लार्ज साइज के लिए रेशियो आपके एनसीईआरटी में लिख रहा है 3:2 तक चल जाता है, मतलब 1.5 तक, मतलब 1 से 1.5 तक n/p का रेशियो 1.5 तक, उन्हें स्टेबल माना जाए। और उसको चेक करना है लार्ज साइज न्यूक्लियाई के लिए, ये वाला पॉइंट आएगा, लार्ज साइज न्यूक्लियाई। सर मतलब क्या है इसका, तो देखिए ये आपके पॉइंट्स टू पॉइंटर का पॉइंट है। आपसे कहा गया जैसे नाइट्रोजन 740, बताइए न्यूट्रॉन कितने, 7, प्रोटॉन 7, रेशो 1, स्मॉल मीडियम है लार्ज, स्मॉल, मास नंबर 30 से कम, स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल, क्योंकि इस रेंज में आ रहा है, स्टेबल को स्मॉल साइज को इससे चेक करना। अच्छा बताइए लिथियम 37, स्मॉल मीडियम लार्ज, स्मॉल, स्मॉल है तो फर्स्ट वाले से चेक करना है आपको। अच्छा बताइए न्यूट्रॉन कितने, दिस माइनस दिस, न्यूट्रॉन 4, प्रोटॉन रेशो 1.33, 1. स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है क्योंकि 1.33 आ रहा है, स्मॉल को इससे चेक करना था, 1 से 1.2 के बीच में नहीं आ रहा, 1.3 आ रहा है, अनस्टेबल। तो यहां से आप ये चीज चेक कर सकते हो। अब देखिए न्यूक्लियस से 3 पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पर निकले, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बिना आगे चैप्टर में मूव नहीं कर सकते, तो इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा में। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इनका नेचर। नेचर में मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं, इनका रिप्रेजेंटेशन, इनका मास और इनका चार्ज। ठीक है, देखो अल्फा पार्टिकल है, एक है हमारे पास बच्चों बीटा पार्टिकल, और एक है गामा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अल्फा, डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, He24। क्या बोला मैंने, डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। अच्छा बताइए इसमें कितने, अल्फा में कितने प्रोटॉन, 2, कितने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने, 2, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये मेन एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्या कहा है, डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, एटम नहीं न्यूक्लियस। आपको ये पता है क्या बच्चों कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, याद है ना। आप मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल अगर एटम होता तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है ये, डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है तो कितने इलेक्ट्रॉन हटा दूं, 2, न्यूक्लियस पर कितना चार्ज आएगा, +2। ये +2 चार्ज इसीलिए इसको होता है, इसका ध्यान रखना, नहीं तो न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास अगर बात करें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता अल्फा में, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा था, मेन एग्जाम में आपके क्वेश्चन। बीटा का रिप्रेजेंटेशन, बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों या तो बीटा -0 से, या फिर बीटा +0 से, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इसका रिप्रेजेंटेशन है E-0 या E+0। अभी सर -1 या 0 या +1 या 0 का मतलब क्या है, जब डीके प्रोसेस में आपको पढ़ाऊंगा बीटा डीके, वहां बताऊंगा इन सबका मतलब कि -1 और 0 का मतलब ये होता क्या है।
केवल अभी ध्यान रखिए रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बीटा नेगेटिव की। और गामा तो आप सब जानते हो क्या है, ईएम वेव। क्या है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। क्या ये फोटोन ही है या नहीं? फोटोन का रेस मास कितना, 0, और फोटोन का चार्ज भी 0। अब इसकी बात करते हैं बीटा पार्टिकल की। मैंने इसमें 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, एक तो इनका रिप्रेजेंटेशन, सेकंड पॉइंट मास, और थर्ड पॉइंट चार्ज। बीटा पार्टिकल में सबसे पहले बात करते हैं वो जो बीटा नेगेटिव की। ध्यान रखना न्यूक्लियस में रेस्ट पर एग्जिस्ट नहीं करता बीटा, कन्वर्जन के टाइम हमारे पास बाहर निकलता है बीटा। अब देखिए बीटा का जो बिहेवियर था, आपसे कहे जैसे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे बीटा एग्जिस्ट नहीं करता। न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में या प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में कन्वर्जन के टाइम निकलता है बीटा। अगर अपन देखें बीटा पार्टिकल, इसका बिहेवियर बिल्कुल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जैसा था, लगभग इलेक्ट्रॉन जैसा ही था। जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जब कन्वर्ट होते हैं या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो निकलता है बीटा कन्वर्जन के टाइम। इसका बिहेवियर इस इलेक्ट्रॉन जैसा ही था। मतलब सर इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, बीटा का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, इसका स्पिन इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बराबर, इसका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम जैसा, हर कुछ बिहेवियर इलेक्ट्रॉन जैसा था। बस डिफरेंस इतना था कि इलेक्ट्रॉन है स्मॉल स्पीड पार्टिकल और ये है फास्ट मूविंग। अच्छा आप बताइए कोई भी अल्फा बीटा गामा निकले किस ऑर्डर का, मेगा इलेक्ट्रॉन। किस ऑर्डर का, मेगा इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, इतना हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होता है बीटा। पर अगर बात करें ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की, ये स्मॉल स्पीड पार्टिकल है। आपने देखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, लाइट गिराते हैं इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी का होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा। इनकी काइनेटिक एनर्जी निकालते थे आप, किस ऑर्डर की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्मॉल स्पीड पार्टिकल है और इसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियस से निकला है। फास्ट मूविंग आप बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बस इतना सा डिफरेंस है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसका जो मास होता है बच्चों, मास ऑफ बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, और चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही हमारे पास होता है। अब बात करते हैं बीटा पॉजिटिव की। बीटा प्लस 0, इसको आप E प्लस 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये है एंटी पार्टिकल ऑफ बीटा नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है बीटा पॉजिटिव। इसको बोलते हैं बच्चों पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को छोड़ के, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन। क्या होता है, पॉजिट्रॉन। तो आपसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन उठाया हुआ है पॉइंट्स टू पॉइंटर में, व्हाट इज एंटी प्रोटॉन विच इज एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन। ये तो आपको पता पड़ गया, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल कौन, एंटी प्रोटॉन। उसने कहा व्हाट इज एंटी प्रोटॉन विच इज एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन। तो आपको ये तो पता पड़ गया प्रोटॉन के एंटी पार्टिकल को क्या नाम दिया है, एंटी प्रोटॉन। अब होता क्या है, तो ध्यान रखना, ऐसे दो पार्टिकल एंटी पार्टिकल होते हैं जिनका मास सेम हो और चार्ज अपोजिट हो। क्या कहा मैंने, मास सेम और चार्ज अपोजिट। अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, दोनों का मास सेम और चार्ज अपोजिट, वो एंटी पार्टिकल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है बच्चों पॉजिट्रॉन, दोनों का मास सेम होता है, बस चार्ज अपोजिट होता है। आप देख सकते हो बीटा पॉजिटिव जो होता है ना, इसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही, पर जो चार्ज होता है बीटा पॉजिटिव का, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है पर मैग्नीट्यूड में। क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है, अपोजिट चार्जेस होते हैं अदरवाइज। ये तो अपन ने बात की बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आई नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास स्पीड। इनकी जो रेंज होती है स्पीड की, ऑर्डर लिख रहा हूं जो आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड की होती है स्पीड। ऐसे रेंज होती है इनकी भी।
इनका जो ऑर्डर होता है 10⁻7 मीटर पर सेकंड का ऑलमोस्ट। इनकी एक रेंज होती है 1% से 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होते हैं बीटा, इस रेंज में मिलते हैं बीटा। ऑर्डर ये होगा। और गामा तो आप सब जानते हो किस स्पीड से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो एक काम करिए, पहले यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। टाइम खराब ना करें छापने में, ये सब रिवीजन चल रहा है आपका, तो स्पीड से छापे फटाफट। मीडियम साइज न्यूक्लियाई, ये बताया था ना, स्मॉल मीडियम और लार्ज। स्मॉल साइज न्यूक्लियाई, मीडियम साइज और लार्ज साइज। बेटा ये जो ग्राफ आपको बताया गया था निखिल, वो ग्राफ आपको डिटेल में न्यूक्लियर फिजिक्स में बताएंगे ना, डिटेल में यहाँ नहीं बता रहे क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का आइडिया नहीं है अभी बच्चों को, ठीक है। नहीं बेटा, यहाँ कोई काम नहीं आएगा, ग्राफ का ही आएगा, बाइंडिंग एनर्जी वहां बताएंगे, आप इस ग्राफ के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, जो लिख रहा है उसको नोट कर लें। हाँ बेटा बोलो। क्या ऑर्डर? इसकी इसकी होती है 2.2 × 10⁻⁷ से 4.4 × 10⁻⁷। इसकी होती है 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, रेंज होती है, ऑर्डर ये। इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा आया था बीटा का, अभी आगे पॉइंट पढ़ेंगे आपको प्रॉपर्टी बताई जाएगी। बीटा तुरंत डिफ्लेक्ट हो गया था कंपेयर टू अल्फा, ठीक है ना, इसलिए ऐसा बनाया हुआ है। हो गया बच्चों?
H11 में बेटा। हो गया। यहां तक तो कंप्लीट हो गया ना। ये कंप्लीट होते ही फिर ये ग्राफ बना लेना, फिर आपका काम समझने का रहेगा। हो गया बच्चों। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। ये बालक कह रहा है सर गामा का ग्राफ क्यों नहीं बनाया? बेटा वहां क्या है, जगह नहीं है। कॉमेडी नहीं। अरे क्लास में बैठा हुआ है शादी बालक। निखिल कौन है देखे यहाँ? ये तो नहीं कर रहा है। तीनों ग्राफ बना लिया आपने? ये तीनों ग्राफ कंप्लीट करिए बच्चों। is a characteristics property. Speed of alpha particle is a characteristics property, और यहाँ स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, और यहाँ भी आएगा नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। अभी समझाते हैं मतलब क्या है। लाइन एंड लाइन फॉर्म में डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस, ये तो हो गया बच्चे, यहाँ तक सबने कर लिया कंप्लीट।
हो गया बच्चों? अब देखिए इधर सब, यहां तक हो गया ना कंप्लीट? अब सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनना, पूरा कंसंट्रेशन रखना है। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस पर कैसे ऑब्जर्व किया उसकी बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं तीनों ग्राफ हमारे पास, सुनिए। अगर अपन बात करें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का एनर्जी के साथ ग्राफ, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, बताया था मैंने, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास अगर बात करें, पहले इस ग्राफ की बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स का एनर्जी के साथ ग्राफ आया हमारे पास बच्चों कंटिन्यूअस, ठीक है, सॉरी लाइन एंड डिस्क्रीट। इनका देखो, एक तो लाइन फॉर्म में है और डिसकंटिन्यूअस है। इस रेंज के अल्फा नहीं मिले, इस रेंज वाले मिले, फिर यहां से यहां तक की रेंज के नहीं थे, फिर यहां पर मिले आपके। मतलब हमारे पास जो ग्राफ आया डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में और लाइन फॉर्म में है ही सरी। और बीटा पार्टिकल्स का ग्राफ कंटिन्यूअस आया और गामा पार्टिकल्स का लाइन एंड डिस्क्रीट फॉर्म में हमारे पास। अब देखिए, इससे अगर कंक्लूजन निकालें तो मान लीजिए इन्होंने क्या करा है, सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बच्चों एक ही ग्राफ पर प्लॉट कर दी। जैसे ये लाइन फॉर्म में मान लीजिए जो हमारे पास ग्लास फॉर्म में कंटेनर्स हैं, एक सेम अमाउंट लिया है सब सब्सटेंस का। एक कंटेनर में यूरेनियम रख दिया, एक में थोरियम रख दिया, एक में रेडोन रख दिया, एक में रेडियम रख दिया। इस तरह से हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। ये लाइन फॉर्म में कंटेनर्स मान लीजिए ग्लास की फॉर्म में, एक ग्लास में यूरेनियम, एक में थोरियम, एक में रेडोन, एक में रेडियम, इस तरह से हमने रख दिया। और इनसे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करी। सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों यूरेनियम की, तो यूरेनियम से हमारे पास कितने ही अल्फा पार्टिकल बाहर निकले हो, मान लो 3 अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकले। पर आप क्लियरली देख सकते हो यूरेनियम से जितने भी अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकले, क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है या नहीं? बोलो। तो इन्होंने एक चीज स्टडी करी, यूरेनियम से जब भी अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, किसी भी यूरेनियम से बाहर निकले, हमारे पास इतनी एनर्जी वाला होगा। वो भी कैलकुलेट कर ली। 4.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास कुछ आई थी, 4.2 समथिंग। हमें ध्यान नहीं रखना, हमें तो ध्यान रखना मान लो इवन एनर्जी वाला था। कितनी एनर्जी? इवन। अब ये ध्यान रखना कि जब इवन एनर्जी वाला निकलेगा तो किससे निकला? यूरेनियम, है ना। हमें डाटा ध्यान नहीं रखना, मान लो इवन एनर्जी वाला निकला था यूरेनियम से। थोरियम से कितने ही अल्फा पार्टिकल बाहर निकले, मान लो 5 अल्फा बाहर निकले। पर जितने भी अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकले हैं, क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी या नहीं? बोलो। तो थोरियम से भी जितने निकले सब एक सेम एनर्जी के हमारे पास थे। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें, हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक ही टाइप के न्यूक्लियस से निकलने वाले, एक टाइप का न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम, तो एक ही टाइप के न्यूक्लियस से निकलने वाले जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास थे, सबकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट सेम। तो ध्यान रखना, पहला कंक्लूजन यहाँ से निकलता है इस ग्राफ से कि एक ही टाइप के न्यूक्लियस से निकलने वाले सभी अल्फा पार्टिकल्स सेम काइनेटिक एनर्जी के मिले। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम तो स्पीड भी सेम, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब एक ही सिमिलर टाइप के न्यूक्लियस से अगर अल्फा निकलेगा, एक यूरेनियम यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, अगर इससे अल्फा एक V1 स्पीड से निकलेगा, तो दूसरे यूरेनियम से भी जो अल्फा निकलेगा उसकी स्पीड V1 ही थी, सेम स्पीड दोनों की। और अब बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स के ग्राफ की। देखिए बीटा पार्टिकल्स का ग्राफ कैसा आ रहा है? कंटिन्यूअस। आपसे पूछा था एम्स में, ग्राफ ऑफ बीटा पार्टिकल, लाइन डिस्क्रीट, लाइन एंड डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, क्या आएगा? कंटिन्यूअस। मॉड्यूल में दे रखा है आपके क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ जो भी बीटा पार्टिकल्स हैं, ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो इतनी एनर्जी वाले, एक ही टाइप के न्यूक्लियाई के लिए ग्राफ है। मान लो ये यूरेनियम के लिए ग्राफ है। सिमिलर ग्राफ हमारे पास ऐसा का ऐसा ग्राफ हमारे पास थोरियम के लिए भी आया था, और ऐसा का ऐसा ग्राफ रेडोन के लिए, ऐसा का ऐसा ही ग्राफ रेडियम, हर किसी के लिए ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस ग्राफ हमारे पास आया था। हर रेंज का बीटा हर किसी में मिला में। तो अगर अपन बात करें, यूरेनियम के लिए भी ऐसा ही ग्राफ, थोरियम के लिए भी ऐसा ही, रेडोन के लिए भी ऐसा ही, रेडियम के लिए भी ऐसा कंटिन्यूअस ग्राफ हमें मिला। यहाँ वाले अगर बीटा पार्टिकल्स की स्टडी करें तो आप ग्राफ पढ़ के बता सकते हो, ये जो बीटा पार्टिकल्स हमारे पास हैं,
इतने बीटा पार्टिकल्स हैं, ये इतनी एनर्जी वाले हमारे पास। इसका मतलब एक ही टाइप के न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, कुछ बीटा इतनी एनर्जी वाले, कुछ बीटा इतनी एनर्जी वाले, मतलब एक ही टाइप के न्यूक्लियस से निकलने वाले बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी अलग होगी तो स्पीड भी अलग होगी, क्योंकि हमारे पास अगर बात करें, ये जो पॉइंट हमारे पास होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट एनर्जी। एंड पॉइंट एनर्जी, और एंड पॉइंट एनर्जी की जो वैल्यू होती है, बीटा जब बाहर निकला था 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम इतनी एनर्जी हमारे पास एंड पॉइंट एनर्जी। तो अगर बात करें, यहां तो बीटा जीरो हो गया, इस पॉइंट पर तो, इस पॉइंट पर तो बीटा जीरो है। अब बात ये आती है कि जब भी बीटा निकलेगा तो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, वही एनर्जी हमारे पास एज अ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। आगे आप पढ़ोगे एज अ प्रोडक्ट न्यूक्लियस को, जब बीटा डीके हम पढ़ेंगे। तो अगर अपन यहां पर बात करें, एंड पॉइंट एनर्जी 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात ये आती है कि यहाँ वाले जो बीटा पार्टिकल्स हैं सर, वो अगर इतनी एनर्जी वाले हैं, तो ये बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो गई कहाँ? क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, एंड पॉइंट एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ वाले बीटा पार्टिकल्स को अगर इतनी एनर्जी मिली है, तो बाकी बची हुई एनर्जी जो होती है ना, ये इतनी एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ गई? तो वो एनर्जी शेयर की जाती है एंटी न्यूट्रिनो के साथ। ध्यान रखना, अगर ये एनर्जी बीटा पार्टिकल शेयर कर रहा है, तो बाकी बची हुई जो एनर्जी है, ये इसके साथ एक पार्टिकल और निकलता है, बीटा डीके में आप पढ़ोगे, उसको नाम दिया गया एंटी न्यूट्रिनो। क्या नाम दिया? बाकी बची हुई एनर्जी वो शेयर करता है, ताकि टोटल एनर्जी कंजर्व, कांस्टेंट और एंड पॉइंट एनर्जी के बराबर हमारे पास हो 1.17। क्योंकि जो भी रिलीज होती है वही आप बीटा डीके में पढ़ोगे, प्रोडक्ट को एज अ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। वो डिस्ट्रीब्यूट होती है एंटी न्यूट्रिनो में, बीटा पार्टिकल में, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बाकी बची हुई एनर्जी हमेशा एंटी न्यूट्रिनो शेयर करता है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। अगर यहां पर बात करें इस एग्जैक्ट पॉइंट पर, नंबर ऑफ बीटा कितने हो गए? 0। तो सारी की सारी एनर्जी कौन शेयर करेगा? एंटी न्यूट्रिनो। सारी एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो मिल जाएगी। तो अगर अपन यहां पर बात करें, ये तो अपन ने ग्राफ और इससे कंक्लूजन निकाला, एक ही न्यूक्लियस से निकलने वाले बीटा पार्टिकल्स हमारे पास डिफरेंट एनर्जी के हो सकते हैं। एनर्जी डिफरेंट तो स्पीड भी डिफरेंट। इसका मतलब कोई भी न्यूक्लियस है एक्स, अगर उससे कोई बीटा निकला है v1 स्पीड से, तो दूसरे से भी v1 या v2, v2 से निकलेगा नहीं। एक ही न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, यूरेनियम है, कुछ बीटा इतनी एनर्जी वाले, कुछ बीटा इतनी एनर्जी वाले, मतलब एक ही न्यूक्लियस से निकलने वाले बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है? अलग अलग। तो स्पीड भी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। और गामा तो आप सब जानते हो किस स्पीड से चलता है? लाइट की स्पीड। अरे चलता है या नहीं? ऑर्डर क्या होता है एनर्जी का? मेगा इलेक्ट्रॉन। गामा रेस का ऑर्डर क्या होता है? मेगा इलेक्ट्रॉन। एक्स रेस किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सरे किस ऑर्डर की होती है? किलो इलेक्ट्रॉन। और गामा रेस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है ईएम वेव स्पेक्ट्रम में? गामा रे बनवाया था। और सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स। अब यहां पर एक पॉइंट आ रहा है जो आपके एम्स में पूछा गया था, है तो प्रॉपर्टी। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। मतलब क्या है देखिए, अच्छा क्या बता सकते हो, क्या स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है या नहीं? क्यों बताओ? क्योंकि एक ही न्यूक्लियस से निकलने वाले सभी अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट सेम, तो स्पीड भी कैसी? सेम। इसलिए ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर। अच्छा, इनकी क्यों नहीं करता? क्योंकि एक ही न्यूक्लियस से निकलने वाले बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास बच्चों एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने क्या किया, यूरेनियम, रेडॉन, रेडियम, एक्टिनियम, पोलिनियम सब रख दिए। यूरेनियम, थोरियम, रेडॉन, रेडियम, एक्टिनियम, पोलिनियम सब रख दिए इसमें। और इनसे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करी, बीटा पार्टिकल्स की। ऐसा कैसा ग्राफ जैसे यूरेनियम के लिए, ध्यान से सुनना बच्चों, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से सब हम तो कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि क्या कंक्लूजन निकला है, जो हमें ध्यान रखना है। एक ही न्यूक्लियस से निकलने वाले सभी की अल्फा की सेम होती है, एक ही न्यूक्लियस से निकलने वाले बीटा की अलग अलग हो सकती है, गामा सबकी सेम। अच्छा बताइए, अगर यहाँ से निकला मान लीजिए कोई भी बीटा पार्टिकल, ठीक है, जैसे यहाँ वाले बीटा पार्टिकल की बात करते हैं, ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो इतनी एनर्जी वाले हैं, ध्यान से देखना बच्चों,
उनके एनर्जी के बेसिस पर यहाँ वाले बीटा पार्टिकल की स्पीड निकाली मैंने, मान लो 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड का निकला स्पीड वाला बीटा पार्टिकल, ठीक है। ऐसा ही ग्राफ यूरेनियम के लिए, तो ऐसा ही थोरियम के लिए भी होगा। अरे होगा या नहीं? यहां से कोई 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड का बीटा पार्टिकल बाहर निकला, तो क्या अगर ऐसा ही ग्राफ यूरेनियम के लिए, तो ऐसा ही अगर थोरियम के लिए, तो क्या थोरियम में भी इतनी स्पीड या एनर्जी स्पीड वाला बीटा पार्टिकल मिल सकता है या नहीं? अरे बोलो। अगर मिल सकता है तो आप ये बता सकते हो कि यूरेनियम से निकला है, थोरियम से, रेडोन से, या रेडियम से? बता सकते हो क्या? मतलब उनके स्पीड के बेसिस पर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग स्पीड के होते हैं। तो हमारे पास उनकी स्पीड के बेसिस पर उनके, आप ये नहीं बता सकते कि वो यूरेनियम है, थोरियम है, रेडोन है, रेडियम है, आप नहीं बता पाओगे। अच्छा यहाँ क्यों नहीं बता सकते उनकी स्पीड के बेसिस पर कि वो कौन है? क्योंकि यहाँ सभी का सेम। अच्छा, यहाँ से कोई गामा फोटोन निकला, कौन निकला? गामा फोटोन। क्या आप बता सकते हो किस स्पीड से चलेगा? लाइट की स्पीड से। क्या आप बता सकते हो यूरेनियम से निकला है, थोरियम से, रेडोन से, रेडियम से? क्योंकि किसी से भी निकले, गामा तो किस स्पीड से चलता है? लाइट की स्पीड से। उनकी स्पीड के बेसिस पर भी इनके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कुछ समझ में आई बात? तो इनकी स्पीड, आपसे एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, करेक्ट ऑप्शन बताना। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, स्पीड ऑफ गामा पार्टिकल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, और स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है बात? मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, और वो है आयनेशन पावर। जनरली अपन बात जो करते हैं बेटा बीटा नेगेटिव की करते हैं। बाकी जो एनर्जी है वो एंटी न्यूट्रिनो ही शेयर करता है, वो बीटा डी के पढ़ाऊंगा उस दिन समझ में आ जाएगा आपको। अभी पता नहीं है ना, शांति से बैठे रहे। अभी जिस दिन बीटा डी के पढ़ाऊंगा ना, ये जो पॉइंट आप सोच रहे हो ना, वो सब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, आएगा अभी नंबर नेक्स्ट लेक्चर में, उसी का नंबर है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है छोटे छोटे से पॉइंट सब देखो। आयनेशन पावर, ध्यान से सुनना। आयनेशन पावर हमारे पास होती है बच्चों आयन बनाने की टेंडेंसी। मेरे साथ बोलना, क्या होती है? आयन बनाने की जो सबसे ज्यादा आयन बनाएगा उसकी आयनेशन पावर उतनी ही ज्यादा। अब देखिए इन्होंने क्या किया बच्चों, इसके लिए ग्लास ट्यूब ली और इसमें एक गैस इंसर्ट कर दी। गैसियस मॉलिक्यूल्स है हमारे पास काफी सारे, और इसमें क्या किया, अल्फा बीटा गामा तीनों को पास किया। सब अल्फा बीटा और गामा में आप क्या बता सकते हो सबसे ज्यादा मास किसका? अल्फा बीटा और गामा में सबसे ज्यादा मास अल्फा, और सबसे ज्यादा चार्ज भी अल्फा। सॉलिड फॉर्म में होता है न्यूक्लियस हमारे पास अल्फा का, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होंगे। सबसे ज्यादा मास हमारे पास अल्फा का, मान लीजिए अल्फा लिया हमने, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इससे कम मास किसका होगा? बीटा। ये तो अल्फा है, ये बीटा का मास कम है। और गामा तो रेस्ट मास ही क्या होगा? 0। मूव करेगा तो वेव हमारे पास है, ये गामा पार्टिकल। तीनों को, अल्फा बीटा गामा को इस ट्यूब से पास किया बच्चों, ये बीटा और ये गामा। क्या आप मुझे बता सकते हो, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये अल्फा सबसे ज्यादा मास, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था, हम तो सोच रहे हैं कि इन्होंने कैसे सोचा। ये अल्फा सबसे ज्यादा मास मान लो, बीटा और गामा रेस्ट मास ही 0, तीनों को ट्यूब से पास किया। किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चेक किया गया, बताइए अल्फा बीटा और गामा में गैसियस मॉलिक्यूल से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसका होगा? अल्फा बीटा या गामा? अल्फा। सबसे ज्यादा मास है, सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी आपके पार्टिकल है। तो सबसे ज्यादा मास था अल्फा का, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास था। अल्फा का मास 4 टाइम्स हमारे पास होता है किसके? प्रोटॉन के मास। तो प्रोटॉन का मास वैसे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो इसका मास तो बहुत कम था इलेक्ट्रॉन का, इसके कंपैरिजन में अल्फा बहुत ज्यादा था। तो गैसियस मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सबसे ज्यादा किसका? अल्फा। हो सकता है इससे 1000 गैसियस मॉलिक्यूल पर सेकंड टकरा रहे हो, इससे 100 ही टकरा रहे हो। अगर इससे गैसियस मॉलिक्यूल टकराएंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज, और किस में कन्वर्ट? आयंस में। कौन कन्वर्ट होंगे? गैसियस मॉलिक्यूल। अरे खोपड़ा खराब है क्या? ये अल्फा है, इससे 1000 गैसियस मॉलिक्यूल टकराए, टकरा के अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करा? लूज। लूज करके गैसियस मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुए? आयंस में। नहीं समझ में आई? तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन गैसियस मॉलिक्यूल से किसका? तो सबसे ज्यादा आयन कौन बनाएगा? और आयनेशन पावर होती है आयन बनाने की टेंडेंसी। तो सबसे ज्यादा आयन किसने बनाया?
तो सबसे ज्यादा आयनेशन पावर, उससे कम, सबसे कम। और आयनेशन का इनवर्स पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन प्रैक्टिकली चेक किया था विल्सन साइंटिस्ट ने। उसने क्या किया, एक पेपर लिया, एक एल्यूमिनियम की शीट ली और एक और शीट हमारे पास ली जिंक की। यहाँ पर से अल्फा बीटा गामा को चलाया, अल्फा पार्टिकल यहाँ रुक गया, बीटा थोड़ा आगे तक और गामा तीनों शीट्स को पेनिट्रेट हमारे पास कर गया था। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था पेनिट्रेशन किसका ऑब्जर्व किया गया, गामा। उससे कम, सबसे कम, क्योंकि गामा जो था हमारे पास इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर होगा तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हमारे पास अगर बात करें सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया था हमारे पास किसका, गामा। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। आप देखिए गामा डिफ्लेक्ट नहीं होता, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ बीटा, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा लेस देन बीटा, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, नन ऑफ द अबव। डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा इज लेस देन या ग्रेटर देन, ध्यान रखना। डिफ्लेक्शन जो होता है प्रैक्टिकली तो मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था। हमारे पास अल्फा तो आगे जाके बीटा तो तुरंत डिफ्लेक्ट हो गया था, याद आ रहा है। प्रैक्टिकली किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा देखा गया, बीटा। और आपको तो किसी का भी अल्फा बीटा गामा नहीं हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और बीटा का डिफ्लेक्शन पूछ ले। तो डिफ्लेक्शन ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है और ना मास पे, ये स्पेसिफिक चार्ज पर डिपेंड करता है, मतलब क्यू बाय एम के रेशियो पर, ये ध्यान रखें। जिसके लिए क्यू बाय एम ज्यादा होता है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, और जिसके लिए क्यू बाय एम कम होगा उसका डिफ्लेक्शन कम। तो आप चेक करना क्यू बाय एम, चार्ज और मास पता है बीटा का, अल्फा का भी चार्ज मास पता है, दोनों के लिए चेक करोगे तो क्यू बाय एम की वैल्यू बीटा के लिए ज्यादा आई थी, किससे, अल्फा। तो ध्यान रखें बीटा का डिफ्लेक्शन अल्फा से क्या आया था, ज्यादा। तो ये तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस थे बच्चों, प्रॉपर्टीज थी, इसमें ऐसा कुछ खास समझाने का नहीं था। अब स्टार्ट होता है आपका मेन चैप्टर, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में, कितने हो गया टाइम, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा प्रॉपर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ एक सेकंड बता रहा हूँ, हाँ बोलो किसको पूछना है, कौन सा पेनिट्रेशन। प्रैक्टिकली तो मैंने आपको बता दिया। आप देखिए ये ग्लास ट्यूब, गैस इंसर्ट कर दी, जिस टारगेट को पेनिट्रेट करना है, ये टारगेट यहाँ लगा दिया विल्सन ने, ठीक है। अल्फा बीटा गामा को पास किया, मेरी बात का जो जवाब देगा उसको समझ में आ जाएगा। अल्फा वैसे तो प्रैक्टिकली देखा था, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, ये बीटा और ये गामा, इस टारगेट को पेनिट्रेट करना है, टारगेट है, किसने पूछा था, ध्यान से देखना बेटा। अल्फा बीटा गामा तीनों पास हो रहे हैं, हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो या मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए, ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट। अच्छा मुझे बताइए सबसे ज्यादा मास किसका, अल्फा, सबसे ज्यादा चार्ज भी अल्फा। तो आपके अल्फा का मास सबसे ज्यादा है, गैसियस मॉलिक्यूल से किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप चेक करोगे सबसे ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन किसका, अल्फा। सबसे ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन अल्फा का, तो सबसे ज्यादा कोलिजन कौन करेगा, अल्फा। सबसे ज्यादा कोलिजन में एनर्जी लॉस, अल्फा। अल्फा सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन सबसे, और सबसे ज्यादा चार्ज भी किसका, अल्फा। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे थोड़ा सा आगे जाएगा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अल्फा है नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ, सबसे ज्यादा कोलिजन भी इसने करी है। बीटा की जो कोलिजन है वो अल्फा के कंपैरिजन में कम, गैसियस मॉलिक्यूल इंटरेक्शन भी कम, कोलिजन भी, एनर्जी लॉस भी कम, क्या थोड़ा आगे तक जा पाएगा, और चार्ज भी कम है, आगे जाके डिफ्लेक्ट होगा। और गामा ना तो चार्ज है, क्या डायरेक्ट टारगेट को पेनिट्रेट कर जाएगा, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन गामा, उससे कम बीटा, सबसे कम। तुम लोग भूले नहीं क्या, मैं तो सोच रहा था लास्ट में जाते थे भूल ही जाओगे तुम लोग। ऐसा है बच्चों, मैं बता देता, नहीं नहीं आना कहीं नहीं है, कोबड़ा खराब है क्या तुम लोगों का वहाँ क्या हमारे ही फिक्स मेंबर्स हैं, है ना थैंक यू बच्चों, थैंक यू। इधर वाले बच्चे पूछ रहे थे, को बता दो सर प्लीज।
बच्चों आपका कंप्लीट हो गया इधर? अभिषेक, वेरी गुड।